अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। चैप्टर 16 को देखते हैं। चैप्टर 16 के एमसीक्यूज करेंगे। और आपको तो पता है कि एमसीक्यूज करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसी चैप्टर 16 के एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज करने की सोर्सेज बहुत हैं। एमसीक्यूज करने के लिए हम इस किताब के आखिर में दिए गए एमसीक्यूज भी करेंगे, आखिर में दी गई समरी से भी एमसीक्यूज निकालेंगे, उसे भी ध्यान में रखेंगे। आखिर में दिए गए फिल इन द ब्लैंक से भी हम एमसीक्यूज बना सकते हैं। और उसके बाद आखिरी मरहला हमारा होगा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। अगर आपने ये चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा या आप इस चैप्टर को एक दिन में रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन है। बड़ी आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। बेटा जी, चैप्टर 16 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कह सकते थे, कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कह सकते थे। आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इसे अक्सर रवानी में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में या किसी भी पेज पर पॉइंट लगाएं, कोई भी पॉइंट लगाएं, तो ज़ाहिर पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए जरूरी है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। हम बता सके कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है ना? इसके लिए हम जानते हैं ये दोनों एक्सिस जिस जगह पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस लोकेशन को ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन पर इस जगह एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। उसके बाद मान लीजिए कि 1 2 3 4 इस तरह से आपने स्केलिंग की। और आप देखिएगा आपके पास ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। आप एज्यूम कर लेते हैं कि 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर है। एक्स एक्सिस की आपने स्केलिंग कर ली, लेबलिंग कर ली। वाई एक्सिस में भी 4 छोटे खाने छोड़ के, 4 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के आप नंबरिंग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास यहां पर है। आपने पॉइंट लगाया कि इस जगह पर है आसानी के लिए। तो आप बोलेंगे कि वाई एक्सिस से जनाब ये इतना दूर है। कितना दूर है? आप यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे तो ये वैल्यू जो है इस पॉइंट की कितनी है, 3 है। और ये वैल्यू इसकी कितनी है, 2 है। हम कहेंगे कि ये पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है। और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, यहाँ देखेंगे 2 यूनिट दूर है। चुनांचे हम इसके यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे 3, 2। ये जो वैल्यूज लिखेंगे ये कहलाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। एक और पॉइंट चले ले लेते हैं, एक और पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम बी कह देते हैं। और हम देखते हैं कि ये यहाँ से और यहाँ से कितना दूर। यहाँ से 7 है, यहाँ से अब देखिएगा 4 है। तो इसके कोऑर्डिनेट 7 4 होंगे। कैसे? पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ही होंगे। अब देखिए, अगर कोई आपसे कहता है, ये मैं मिटा देता हूं, अगर कोई आपसे ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाइए और आप दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो आपके पास एक ज्योमेट्रिकल शेप बनती है। और वो ज्योमेट्रिकल शेप है स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई है उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है? द अलजेब्रिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। The algebraic study of geometry with the help of coordinate system is called coordinate geometry, analytical geometry या कार्टेशियन ज्योमेट्री। मैंने आपको समझाया कि पॉइंट कैसे लगाया जाता है। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना आपका पहला आर्टिकल है। यहाँ छोटी छोटी चीजें भी आपको सीखनी है। तो नंबर 1 आपने सीखना है डिस्टेंस फार्मूला। इसी लाइन की लंबाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्ज करें ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूं x1 y1 है।
नाम रखा है और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दीजिए। तो ए से लेकर बी तक लाइन की लेंथ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए मोड ए बी, मोड का मतलब है मैग्नीट्यूड, मोड ए बी इज इक्वल टू अंडर बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करने, बी में से ए के, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x2 और ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से पिछले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दिया है 3 2 और ये दिया है 5 7, ऐसे ही कह रहा हूं, तो आप कहेंगे कि x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू जो है 5 है और y2 की वैल्यू 7 है। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है, x2 की जगह आप क्या लिखेंगे, देखिए 5 लिखेंगे, x1 की जगह 3 लिखेंगे, y2 की जगह 7 लिखेंगे और y1 की जगह 2 लिखेंगे। 5 माइनस 3 2 होता है और 7 माइनस 2 5 होता है। तो आपके पास ये 4 रूट के अंदर प्लस 25 यानी √29, क्योंकि ये लेंथ है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लाइन की लेंथ है, इसलिए इसकी कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। अब ये यूनिट अमूमन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यही होती है, लेंथ की तो आप जानते हैं यही होती है। अच्छा, अगर इसके बरक्स वो ये कहता है कि जनाब आप मोड बी ए फाइंड करें, उल्टा कहता है बी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करें, तो आप चाहे याद रखिएगा, आप चाहे ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें या बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन फार्मूले की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। देखिए बी इज फर्स्ट पॉइंट एंड ए इज सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब आप जा रहे हो इस तरफ नापते हुए, तो सेकंड पॉइंट आपके पास कौन सा हो गया, ए। अब ए के एक्स कोऑर्डिनेट में से बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स में से भी माइनस कर दीजिए। सेकंड पॉइंट कौन सा हुआ, सेकंड पॉइंट कौन सा हुआ, ए। अब बी से ए की तरफ जा रहे हो तो सेकंड पॉइंट कौन सा हुआ, ए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, यानी x1 में से x2 और y1 में से y2 और ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल के पैथागोरस थ्योरम की हेल्प ली गई है। अगर आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहे तो बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं। अब देखिए अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो x1 में से x2 निकालोगे, 3 में से 5 माइनस करोगे और 2 में से 7 माइनस करोगे, 3 माइनस 5 माइनस 2 आया और 2 माइनस 7 माइनस 5 आया। -2 का स्क्वायर 4 है और -5 का स्क्वायर प्लस 25 है। अब जानते हैं माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो आपके पास रिजल्ट वही आया 29 यूनिट। यानी लेंथ मालूम करने के लिए, डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप ए से बी की तरफ जाइए या बी से ए की तरफ जाइए। अगर आपने अपनी हाइट मालूम करनी, क्या करोगे, पाँव से सर की तरफ या सर से पाँव की तरफ, एक ही बात है। तो डिस्टेंस फार्मूला दरअसल दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। दूसरा फार्मूला जो यह डिस्कस हुआ है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। आपकी 3 एक्सरसाइज है और पहली 2 एक्सरसाइज सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले से हल होती हैं और तीसरी एक्सरसाइज है वो मिड पॉइंट फार्मूले से हल होती है। तो मिड पॉइंट फार्मूला देखिए, अगर आपने 2 पॉइंट्स की मदद से लाइन बना ही ली है, 2 पॉइंट्स की मदद से आपने लाइन बना ही ली है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, तो मिड पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हो, ब्रेक करता हो, दिस इज मिड पॉइंट। मान लीजिए ये मिड पॉइंट सी है और इसके कोऑर्डिनेट्स x y है। अगर आपको ये वैल्यू मालूम हो, एंड पॉइंट्स की वैल्यूज मालूम हो, तो आप इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2।
तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूला दरअसल सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और ये एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। अब एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की मदद से मिड पॉइंट मालूम कर। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ये पॉइंट 3 2 है, और उसी तरह ये 5 7 है, और कहता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए। तो बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए, x1 की जगह आपने 3 रखा, x2 की जगह 5 रखा अपॉन 2, कॉमा y1 क्या है 2, y1 की जगह 2 लिखा, और y2 की जगह आपने 7 लिखा, वैल्यूज पुट कर दी। तो ये आपका 8/2 कॉमा 9/2 है। ये कैंसिल हो गया, वो कैंसिल नहीं हो सकता तो छोड़ देंगे, उसे ऐसे ही लिखेंगे। इस तरह आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें। किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की वैल्यूज दे दी जाए तो उस लाइन की लंबाई मालूम करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला किसकी होता है? किसी भी लाइन की लेंथ फाइंड करने के लिए जिसके दोनों एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं। और जब किसी लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन हो तो उस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और वो है ट्राइंगल सिंपल। ट्राइंगल द ज्योमेट्रिकल शेप which has 3 sides, 3 vertices and 3 angles। ट्राइंगल ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं जिसकी 3 साइड, 3 कोने और 3 एंगल, वरना ट्राई एंगल से पता चलता है 3 एंगल वाली शेप। ट्राइंगल की 4 टाइप्स होती हैं, और ये चारों टाइप आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ट्राइंगल की फर्स्ट टाइप को कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स की लंबाई बराबर हो, यानी जितनी लेंथ ये है ए से लेकर बी तक, जितनी लेंथ है बी से लेकर सी तक उतनी ही लेंथ हो, और सी से लेकर ए तक भी उतनी ही लेंथ। मान लीजिए ए से लेकर बी तक लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बी से लेकर सी तक भी 5 सेंटीमीटर, और सी से लेकर ए तक भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेकेंड ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। इक्वलेटरल ट्राइंगल के ये तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, तीनों इंटरनल एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल बिल्कुल हैंगर की तरह होती है। ये आपका हैंगर, या प्रकार को अगर आप इस तरह से कर दें तो ये ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। यानी अगर मैं इसे पॉइंट ए कहता हूं, इसे मैं पॉइंट बी कहता हूं, इसे मैं पॉइंट सी कहता हूं, तो यहाँ ए सी की लेंथ और बी सी की लेंथ बराबर हो, ए बी बराबर हो। अगर 2 साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जाहिर है इसका, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, और इस साइड का अपोजिट एंगल वो है। दोनों अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तीसरी ट्राइंगल है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पूरा नहीं लिख रहा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। यानी 2 साइड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। ये जो डिब्बा बना है, इस डिब्बे का मतलब क्या है? 90 डिग्री। इसकी ये जो साइड है 90 डिग्री के अपोजिट, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, और ये सबसे बड़ी होगी। देखिए, अगर आपके पास ये वर्टेक्स ई है, ये वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स सी है, तो आपने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में कहा था कि मोड ए बी, मोड बी सी और मोड सी ए बराबर होंगे। जबकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने कहा था कि मोड ए सी और मोड बी सी आपस में बराबर होंगे, मोड ए बी जो है इनके बराबर नहीं होंगे। 2 साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा, यहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते। आप यहां पर ये कहेंगे कि जनाब हाइपोटेनियस का स्क्वायर
हाइपोटेनस का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। यानी अगर आप इसका स्क्वायर कर ले अकेला, इसका स्क्वायर कर लें और इसका स्क्वायर कर लें, तो इसके स्क्वायर, इसकी लेंथ के स्क्वायर, इसकी लेंथ के स्क्वायर को इसकी लेंथ के स्क्वायर में ऐड कर दिया जाए, तो तीसरी साइड जो हाइपोटेनस है अपोजिट टू 90 डिग्री है, उसकी लेंथ का स्क्वायर आ जाए। चौथी ट्राइंगल है स्केलिन ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई साइड भी लेंथ के लिहाज से आपस में इक्वल ना हो, ना एंगल इक्वल हो। आप यहां कह सकते हैं कि मोड ए बी, मोड बी सी, मोड सी ए आपस में बराबर नहीं है। तो बेटा जी ये चार किस्म के ट्राइंगल्स हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल को सीखते हैं। क्वाड्रिलेटर के कॉन्सेप्ट भी हमारे होने चाहिए। द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज फोर एंगल्स। तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज फोर वर्टाइसेस, द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज फोर साइड्स। बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हर चार कोनों वाली शक्ल जो है, देखिए बेतरतीब बनाई, चार कोने क्वाड्रिलेटर, जैसी मर्जी बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, चार कोनों वाली, जिसमें आपस में कोई ताल्लुक ना बनता हो। अच्छा, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। नंबर वन, पैरेललोग्राम, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वल भी। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रिलेटर है जिसकी ये साइड, अगर इस कोने को ए, इस वर्टेक्स को बी, इसको सी, इसको डी कहते हो, तो ए डी और बी सी दोनों की लेंथ बराबर हो। इसी तरह ए बी और डी सी की लेंथ बराबर हो। लेकिन जनाब इसके ये होंगे डायगनल्स, ये कहलाते हैं डायगनल्स। डायगनल्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती। ये हैं डायगनल्स, और डायगनल्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगी। यानी हम कहते हैं कि इसकी ए बी फिगर के मुताबिक डी सी के बराबर है, ए डी की लंबाई बी सी की लंबाई के बराबर है। लेकिन आपके पास इसका जो डायगनल ए सी है, डायगनल ए सी, उसकी लेंथ डायगनल बी डी के बराबर नहीं। नोट कर लीजिएगा। नंबर टू, रेक्टेंगल। ये भी चार कोनों वाली शक्ल है, लेकिन इसमें हर एंगल 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता। उसी तरह से ए बी सी डी इसके वर्टाइसिस हैं, तो आप कहेंगे मोड ए बी मोड डी सी के बराबर है, और मोड ए डी मोड बी सी के बराबर है। और अगर आप डायगनल्स की बात करें, डायगनल्स की बात करें, तो आप देखिएगा इसके डायगनल्स की लेंथ आपस में बराबर होगी। तो पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। बस फर्क ये है कि पैरेललोग्राम में डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती आपस में, और रेक्टेंगल में डायगनल की लेंथ आपस में बराबर होती है। क्वाड्रिलेटर की तीसरी टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हो। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। यानी हम कहें कि मोड ए बी, मोड बी सी, मोड बी सी और मोड ए डी, ये चारों लेंथ इक्वल, और इसके साथ साथ ये जो डायगनल है और ये जो डायगनल है, दोनों डायगनल्स मोड ए सी और मोड बी डी भी बराबर हो। ये स्क्वायर। नंबर फोर है रोम्बस।
रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, चार कोनों वाली। रोम्बस भी चार कोनों वाली शक्ल है और बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, आपकी तरह टेढ़ा। चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। बस आपने क्या करना है, चारों साइड्स की लेंथ ए बी, बी सी, डी सी और ए डी चारों बराबर होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, डायगोनल ए सी इक्वल नहीं होगा डायगोनल बी डी के। अब देखिए, और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 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 90 डिग्री है। याद रखिएगा, ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पता है ना कि अगर कोई एंगल 90 से छोटा हो, अगर एंगल 90 से छोटा हो तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर कोई एंगल 90 से बड़ा हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगर कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे राइट एंगल कहते हैं, राइट। अगर कोई एंगल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये एंगल्स के नाम याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा टच इन्होंने दिया है सर्कल का, तो हम सर्कल को भी देख लेते हैं। देख लेते हैं बेटा, सर्कल को भी देख लेते हैं। सर्कल, सर्कल, दायरा, है ना। मौलवी हजरात एक दूसरे को धमकी देते हैं कि तू ईमान के दायरे से खारिज। दोस्त आपस से बात करते हैं कि यार इखलाक के दायरे में रह के बात कर। कभी कभी आप कहते हो ये तो मेरे दायरा इख्तियार में ही नहीं है। तो ये दायरा है क्या? दायरा गोल होता है। इब्ने इंशा ने कहा था दायरा गोल होता है, जहां से शुरू करता है वहीं पर आके रुक जाता है। दायरा क्या है? अगर आप किसी खोंटे से, ये खोंटा है, रस्सी की मदद से किसी कुत्ते को बांध दो और वो कुत्ता इस तरह से भागे कि रस्सी भी ना टूटे, खोंटे के गिर्द इस तरह से भागे कि रस्सी भी ना टूटे और रस्सी का डिस्टेंस भी सेम रहे, रस्सी भी तनी रहे। तो इस तरह से उसके पांव के निशानात से जो शेप बनेगी उसे आप सर्कल कहेंगे। तो सर्कल क्या है? लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। सर्कल क्या है? किसी मूविंग पॉइंट का वो रास्ता जिसमें उसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर और इस बेचारे खुद को कहते हैं ए। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहे और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। रेडियस क्या कहते हैं इसको? रेडियस। सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली लाइन की लंबाई को कहते हैं डायमीटर। इस पूरी लेंथ को कहते हैं डायमीटर। और याद रखिएगा, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, या रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है। अगर आप इसे आगे बढ़ा दें तो रेडियस प्लस रेडियस, टू रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। तो आपको यहाँ डायमीटर का कॉन्सेप्ट दिया है, रेडियस का कॉन्सेप्ट दिया है। तो बेटा ये थोड़े से कॉन्सेप्ट से जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपको दिए गए हैं। हाँ तो बेटा जरा रिवाइज कर लेते हैं। तो जनाब आपने देखा कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम किया जा सकता है। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस दरअसल लाइन की लंबाई और उसे डिस्टेंस फार्मूले से मालूम किया जाता है। नंबर टू, जब आपको किसी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स का इल्म हो तो आप उस लाइन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। नंबर तीन, अगर किसी लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स आपको मालूम हो तो उस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल तीन कोनों वाली शक्ल को कहते हैं। दुनिया कितनी जदीद हो गई, मॉडर्न हो गई, लेकिन ट्राइंगल के अभी तक तीन कोण नहीं है। ये भी इब्न शाह ने कहा था। तो ट्राइंगल की चार टाइप्स होती हैं। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स
की लेंथ इक्वल हो तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। नंबर 2, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। थोड़ी सी गहरी बात होगी ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? किसी ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ के स्क्वायर को अगर ऐड किया जाए तो तीसरी साइड के लेंथ का स्क्वायर आ जाता है। चौथी टाइप है ट्राइंगल की स्केलेन ट्राइंगल। इसके बाद मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट दिया, रिवाइज करवाया। क्वाड्रिलेटर चार कोने वाली शक्ल को कहते हैं, फोर वर्टाइसेस। बहुत सारी टाइप्स आपको जो पढ़ाई गई हैं उनका तस्करा करते हैं। पहली टाइप है पैरेललोग्राम। ऐसी ट्राइंगल जिसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर हो और वो एक दूसरे के पैरेलल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और लेंथ हमेशा डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है। और पैरेललोग्राम का हर एंगल 90 डिग्री से या कम होता है या 90 डिग्री से ज्यादा होता है। याद रखिएगा, चार कोनों वाली शक्ल के इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री के बराबर। चार कोनों वाली शक्ल देखिए, ये चार कोनों वाली है, रेक्टेंगल है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 90 90 90, चार बार 90 प्लस कर लीजिए, 360 डिग्री आ गई। तो क्वाड्रिलेटरल्स का इंटरनल एंगल हमेशा याद रखिएगा 360 डिग्री होता है, और ट्राइंगल का इंटरनल एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्वाड्रिलेटर की आपने पहली टाइप सीखी जिसे पैरेललोग्राम कहा। क्वाड्रिलेटर की दूसरी टाइप जो है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है और रेक्टेंगल का हर इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर है। इसमें चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है और डायगोनल्स की लेंथ भी बराबर होती है और हर एंगल भी 90 डिग्री है। इसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया जाए, स्क्वायर को थोड़ा सा बिगाड़ दिया जाए तो रोम्बस बनता है। रोम्बस की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं होती और चारों एंगल्स भी 90 डिग्री नहीं। इसके अलावा और बहुत सारे क्वाड्रिलेटर्स हैं, लेकिन वो हमें डिस्कस नहीं करते। इसके बाद थोड़ा सा टच दिएगा सर्कल का। सर्कल का सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है और ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज द डायमीटर। तो बेटा जी, ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो पहले मरहले में हम किताब के एमसीक्यूज करेंगे और दूसरे मरहले में हम पास्ट ईयर पेपर के एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर कभी भी नाइन्थ मैट्रिक की किताब में ना फेडरल बोर्ड में था ना सिंध बोर्ड में, तो ये नया है। तो आइए एमसीक्यूज करते हैं चैप्टर 16 के एमसी। हाँ तो बेटा पेज नंबर 266 खोल लीजिएगा, अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 266। आपको याद होगा कि मैंने आपको चैप्टर 1 में कहा था कि आप ट्रू फॉल्स से भी एमसीक्यूज बना सकते हैं, आप फिल इन द ब्लैंक से भी एमसीक्यूज बना सकते हैं, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस करूंगा। पेज नंबर 266 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, two perpendicular lines meet at an angle of 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर ये। देखिए, दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री। मैं पूरा एमसीक्यू नहीं लिखूंगा, टाइम जाया होता है, तो मैंने पहला एमसीक्यू लिख दिया। बाकी आप टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा और मैं आपको वो करवाता हूँ। सेकंड एमसीक्यू में उसने फार्मूला दिया है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड। आपको आगे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मिड पॉइंट फार्मूला, दूसरा है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप जानते हैं ये मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लाइन की लेंथ के लिए होता है। डिवीजन फार्मूला, रेशो थ्योरम को शायद कहते होंगे, और रेशो फार्मूला ये आपने नाम नहीं सुने होंगे और जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरा है, कहता है A30 एंड B03 आर एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन AB इज इक्वल टू। तो देखिए,
A30 and B03 are any two points in the plane mod AB, mod AB यानी डिस्टेंस फाइंड करना है, और उसे चार ऑप्शन दिए हैं, 6 यूनिट, 6√2 यूनिट, 3√2 यूनिट, और फिर रिपीट किया 3√2 यूनिट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, मोड ए बी फाइंड करना है, शॉर्टकट बताता हूँ। तो बेटा जी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 में से 0 निकालिए और 0 में से 3 निकालिए। अच्छा, 3 में से 0 निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3 - 0 या 0 - 3 एक ही बात है। 3 - 0 जो है वो आपका स्क्वायर कर लेना है। इसी तरह 0 में से 3 निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। चूंकि हमारे पास वहां वक्त नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9। तो आप इसे क्या लिखोगे, 18, 9 + 9 18। लेकिन आप इसे 9 × 2 भी तो लिख सकते हो। अच्छा, 9 × 2 आपने लिखा है तो रूट के अंदर 9 को 3 × 3 × 2, 2 भी है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 3√2, 3√2 यूनिट। तो अब आपका ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है, उसने दोनों सेम आंसर दे रखे। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पढ़ रहा हूं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल इज कॉल्ड। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इंटरनल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, याद रखिएगा, इन सेंटर कहलाता है। तो कोई भी इसका आंसर हो, उसने दे रखा हो, वो गलत होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इन सेंटर। और ये ध्यान में रखिएगा, ये इस चैप्टर का नहीं है। जिस चैप्टर का ये एमसीक्यू है, उस चैप्टर पर जब मैं जाऊंगा तो उसकी पहले थ्योरी आपको सिखाऊंगा, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और फिर आपको एमसीक्यूज करूंगा। एहतियातन आपको ये करना चाहिए कि ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स और समरी ऑफ द चैप्टर भी कर लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस चैप्टर की समरी बहुत शॉर्ट है और बड़े अच्छे तरीके से दी गई है, तो आपने इसकी समरी भी कर लेनी है। तो बेटा जी, हमारा दूसरा मरहला भी कंप्लीट हुआ। अब सबसे बड़ा मरहला हमारा शुरू होने वाला है, और वो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सलूशन। आइए बेटा जी, अब चैप्टर 16 की एक्सरसाइजेस का जायजा लेते हैं। आपको पता है कि आपके मैथमेटिक्स के पेपर के सेक्शन सी में थ्योरम्स के साथ चॉइस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में उन्होंने दिया है। तो वो बच्चे जो थ्योरम याद करना नहीं चाहते, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं, उनको बड़े भद्दे तरीके से सॉल्व करवाया गया है। यूट्यूब पर मैंने अब तक जो देखा है, तो कॉन्सेप्ट तो ठीक है, मेथड भी ठीक है, लेकिन ज़ाहिर गुजारा है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर का जायजा लेने का फैसला किया है। तो बेटा जी, आइए पहले 16.1 करते हैं। यह याद रखिएगा कि एक्सरसाइज 16.1 के पहले दो क्वेश्चंस जो है वो फार्मूले की प्रैक्टिस के हैं, और ये आपके सेक्शन सी में नहीं आ सकते। सेक्शन बी में अगर आए तो मुमकिन है कि सेक्शन बी में आ जाए। एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और पेयर ऑफ पॉइंट्स फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं, -4 5 एंड 6 6। उसी तरह से सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और फर्स्ट पॉइंट को लेट कर लेंगे ax1y1, और सेकंड पॉइंट को लेट कर लेंगे bx2y2। ये कॉलन का साइन जो है, ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये लैंग्वेज है बेटा जी। तो हम कहेंगे कि x1 की जगह -4 है और y1 की जगह 5 है, x2 की जगह 6 है और y2 की जगह भी 6 है। तो डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। और देखिए, मोड ए बी इज इक्वल टू, मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला सिखाया था। सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करेंगे, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर आप x1 - x2 भी करते तब भी कोई हर्ज नहीं, आंसर सेम आएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखिए, x2 की जगह आपने क्या वैल्यू रखनी है, मैं ये कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा,
x2 की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 6 और x1 की जगह -4। सर ये फार्मूले का माइनस तो है, यहाँ पर आप -4 लिखेंगे, स्क्वायर ऊपर कर देंगे, y2 की जगह 6 और y1 की जगह 5। देखिए x1 चूंकि नेगेटिव था इसलिए उसे मैंने ब्रैकेट में पुट किया है ताकि बाहर के साइन के साथ मल्टीप्लाई होके वो पॉजिटिव हो जाए। जब मैंने इसे ब्रैकेट में पुट किया तो पहले वाली जो ब्रैकेट है, जो छोटी ब्रैकेट है, वो मिडिल ब्रैकेट बन जाएगी और ये खुद छोटी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मोड ए बी इज इक्वल टू 6 + 4 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 6 - 5, 10 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। तो जनाब ये आपका 100 हुआ और ये आपका 1 हुआ, तो आपके पास ये हुआ 101। मैं इसे मुंह दिखाई कहता हूँ, मैं इसे मुंह दिखाई कहता हूँ। अमूमन दूल्हा का मुंह देखने के लिए उसे 101 रुपए दिए जाते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से आप कर सकते हैं। देखिए सिर्फ मैंने यहाँ चेंज करना है 2 2 और 2 3। तो आपने सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पॉइंट को 2 2 को x1 y1 और सेकंड को x2 y2 मान लेना। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ आपके पास होगा x2 की जगह भी 2 और x1 की जगह भी 2, तो 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हुआ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 0 + 1। अब आप जानते हैं 0 + 1 1 होता है, तो 1 पर अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो 1 ही रहता है। इस तरह ये लेंथ यूनिट लेंथ कहलाती है। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से कर लीजिएगा। सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों रिपीट हुए हैं, दरअसल ये एक ही पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, याद रखिएगा ये सेक्शन सी में नहीं आ सकते, ये फार्मूले की प्रैक्टिस है बस। क्वेश्चन नंबर 2, इसने यहाँ कहा है कि a0 एंड b0 बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर पॉइंट्स है, कैसे? देखो बेटा, जब किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हो और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो एक्स एक्सिस पर होता है, यानी ए जो एक्स एक्सिस पर है। और जब किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दिया हो और एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो वाई एक्सिस पर होता है। कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो पॉइंट ए इज ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी इज ऑन वाई एक्सिस। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A0 and B0 be the points on the axis. Find the distance between A and B when A is equal to -3 और B is equal to -4। देखिए ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। अगर इसकी फिगर बनाई जाए तो आप जानते हैं कि a की वैल्यू -3 है, यहाँ होगा कहीं, और b की वैल्यू -4 है, यहाँ होगा। ये a और b, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ मालूम है। इन वैल्यूज के मुताबिक फिगर ये होगी और आपने फिगर एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनानी, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। उसी तरह से लेट करेंगे ax1y1 इज इक्वल टू a0। तो ये दे रखा है a की जगह -3 और 0 की जगह तो 0 लिखेंगे। इसी तरह bx2y2 0 b है और b की वैल्यू उसने दे रखी है -4। फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट, और यही मेन हेडिंग बना लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला मोड ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 की वैल्यू 0 है
और x1 की वैल्यू -3 है। तो x1 की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ऐसी सूरत में आप मिडल ब्रैकेट के अंदर उसे छोटी ब्रैकेट में पुट करें। y2 की वैल्यू जो है -4 है और y1 की वैल्यू 0 है। तो बेटा आपके पास ये होगा 0 + 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस है, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका हुआ √25। अब आखिरी स्टेप लिखने की जगह नहीं तो नए पेज पर जाएंगे और आपको पता है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा लिहाजा इसका आंसर 5 रहता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको सेकंड पार्ट करना हो, ए और बी की वैल्यू उसने चेंज कर दी है, -9 और 6, -9 0 और 0 6। आपने क्या करना है, यहाँ पर -9 लिखना है और यहाँ पर 6 लिखना है। ये +9 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। 0 + 9 9 ही होता है और ये +6 है। तो आपके पास यहाँ कैलकुलेशंस बदलेंगी। 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। 36 + 81 117 है और ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यही आंसर होगा। वैसे फैक्टर्स करके आप देख लीजिएगा, अगर बाहर से निकलता है तो ठीक है, वरना ये इसी को आंसर कहते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बहुत आसान है। मैं फोर्थ पार्ट आपको करवाता हूँ, थर्ड आपका होमवर्क है। फोर्थ पार्ट में से दिया √2 और -2 तो ए की वैल्यू है √2, बी की वैल्यू है -2 उसी तरह हेडिंग डालेंगे, फार्मूला लिखेंगे और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की जगह आपका 0 है और x1 की जगह √2 है। y2 की जगह आपके पास -2 √2 है और y1 की जगह 0। तो जनाब 0 -√2 हुआ और ये -2 √2 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, लिखे या ना लिखे, 2 का स्क्वायर 4 है और √2 का स्क्वायर 2। तो आपके पास ये हुआ 2 + 8 यानी 10 और ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। चुनाचे मोड ए बी आपके पास √10 से फार्मूले की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एग्जाम में सेक्शन बी में आया तो आया, लेकिन ये सेक्शन सी का क्वेश्चन नहीं। अब मेरे ख्याल में सेक्शन सी का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 16.1 का 3 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ट्राइंगल के पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई? किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की तमाम साइड्स के एडिशन को पैरामीटर ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और ये 3 पॉइंट से मिलकर बनी। मोड ए बी, मोड बी सी और मोड ए सी तीनों साइड्स की लेंथ है। डिस्टेंस फार्मूले का मकसद भी तो यही है कि किसी भी लाइन की लेंथ फाइंड करना, किसी भी ट्राइंगल की साइड की लेंथ फाइंड करना, किसी भी क्वाड्रिलेटर की साइड की लेंथ फाइंड करना और बहुत सारे डिसीजन करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स। तो आपको ये जो पॉइंट दे रखे हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के इन्हें लेट कर लीजिए। ax1y1 ये दे रखा है 0 0, bx2y2 ये दे रखा है 4 0 और cx3y3
ये दे रखा है 2,2√3 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। नंबर 1, लेंथ ऑफ साइड ए बी, इस तरह से। कई बच्चे गलती से यहाँ भी मोड का साइन बना देते हैं, तो मोड का मतलब ही लेंथ है, तो आपने यहाँ मोड का साइन नहीं बनाना। नोटेशंस को सही इस्तेमाल कीजिए। तो मोड ए बी आपके पास फार्मूले के लिहाज से होगा, बी में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, x2 की जगह 4 है, x1 की जगह 0, y2 की जगह 0 है, y1 की जगह 0 है। तो आपके पास ये हुआ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0। और आप जानते हैं 16 को 4 का स्क्वायर ही लिख सकते हैं, या फिर आप यूं भी कर सकते थे। देखो, आप यूं भी कर सकते थे कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर रहने देते और 0 आगे ना लिखते, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते, तो ये 4 यूनिट होती। ठीक है, लेंथ की कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। आप जानते हैं मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, इंच भी हो सकती है, फिट भी हो सकती है। कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि हमें पता नहीं कि लेंथ किस यूनिट में मेयर की जा रही है, इसलिए हम अपने पास से सिर्फ यूनिट लिख रहे हैं। इसके बाद आपने नंबर 2, लेंथ ऑफ साइड बी सी। आप बी सी लिखिए या सी बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां भी डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो। अब यहाँ सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3 y3, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो b है, सेकंड पॉइंट c है, तो c में से b माइनस करना है। bc का मतलब है, bc का मतलब है c में से b माइनस कीजिए, और cb का मतलब होगा, एक ही बात है, एक ही आंसर होगा, और cb का मतलब है कि आपने b में से c माइनस करना है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुताबिक आपने सी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, और सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो x3 है, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो x2 है। इसी तरह सी के वाई कोऑर्डिनेट में से बी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है। तो क्यों कंप्रोमाइज करें, हर बार फार्मूले को x2 माइनस x1 क्यों लिखते हैं? क्या हम कॉमन सेंस नहीं रखते कि फार्मूला जो है वो बताता है कि नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 है, और ये तो 2√3 ही है। तो देखिए बेटा, आपके पास ये हुआ +4, और यहाँ स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का 3 होगा। तो 4 प्लस 12, ये आपके पास आया 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो आप इसे 4 यूनिट लिखिए। नंबर 3, लेंथ ऑफ साइड ए सी बोलो या सी ए बोलो, एक ही बात। हेडिंग डाल दी, मोड ए सी का फार्मूला होगा अंडर x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूले बनाने का एक सिस्टम होता है, लिहाजा रिप्रेजेंटेशन का भी एक सिस्टम होता है। x3 की जगह आपने क्या लिखा, 2, और x1 की जगह 0, y3 की जगह आपने 2√3 लिखा, और y1 की जगह 0। तो आपके पास जनाब ये हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर जो है 4 × 3 है, यानी 4 + 12, यानी 4 + 12 16 होता है, और 16 को आपने 4 का स्क्वायर या 4 यूनिट, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। ये आपके पास मोड ए सी या मोड सी ए आ गया। तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करने के बाद
सबसे अहम मरहला होता है कंक्लूजन लिखने का। तो मैं कंक्लूजन यहां लिख देता हूं। अब देखिए, पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर बराबर होता है, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, मोड ए बी प्लस मोड बी सी प्लस मोड सी ए या मोड ए सी, तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें। मोड ए बी 4 यूनिट है, मोड बी सी भी 4 यूनिट है, और मोड ए सी भी 4 यूनिट है। यानी तीनों तीनों साइड की लेंथ इक्वल है। अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बदल के आ सकता है कि साबित कीजिए कि गिवन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 12 यूनिट पैरामीटर आंसर हुआ। तो आंसर में है 12 यूनिट। What is parameter? Sum of the length of all sides. Sum of the length of three sides of triangle is called parameter. Sum of the length of three sides of triangle is called parameter. तो इस तरह से आपने पैरामीटर फाइंड कर लिया। आइए एक्सरसाइज 16.2 में आते हैं। एक्सरसाइज 16.2 बहुत अहम एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, लेट कर लीजिएगा पी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और आर के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3। कंप्रोमाइज ना किया करें कि जनाब कोऑर्डिनेट्स इसके x1 y1 इसके x2 y2, जब यहाँ आए तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, कंप्रोमाइज ना किया करें। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला की हेडिंग डालिए। नंबर 1 लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड नहीं लिखेंगे क्योंकि लाइन है, हमें नहीं पता कि ये ट्राइंगल बनाती है कि नहीं बनाती, इसलिए हम लेंथ ऑफ पी क्यू लिखेंगे, साइड नहीं लिखेंगे। तो मोड पी क्यू, क्यू में से पी माइनस करने हैं, तो मोड पी क्यू का फार्मूला ये है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। ज़ाहिर या करली ब्रैकेट क्यों बनेगी, x2 की जगह तो 2 है, लेकिन x1 की जगह -3, y2 की जगह 6 है, और y1 की जगह -4। 2 + 3 का स्क्वायर और 6 + 4 का स्क्वायर। 2 + 3 5 होता है और 6 + 4 10 होता है ना। तो आपके पास यहाँ हुआ मोड पी क्यू इज इक्वल टू 25 + 100 या 125। और आप जानते हैं कि ये 5 × 5 × 5 है। ये पेयर बना, बाहर आ गया 5√5। कितनी लेंथ है पी और क्यू के दरमियान लाइन सेगमेंट की। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, लेंथ ऑफ क्यू आर। पी क्यू के बाद किसकी बारी आएगी, क्यू आर। लेंथ ऑफ क्यू आर, तो मोड क्यू आर इज इक्वल टू, आर में से क्यू माइनस करना है, आर में से क्यू माइनस करना है, तो क्या करेंगे, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। x3 और x2 की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, 0 और 2 हैं। y3 के 2 और y2 की 6 है। क्योंकि ये वैल्यूज पॉजिटिव है इसलिए कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं। ये आपका -2 का स्क्वायर है और ये -4 का स्क्वायर है।
तो आप जानते हैं -2 का स्क्वायर +4 होता है और -4 का स्क्वायर +16 होता है। तो आपके पास मोड क्यू आर √20 है, और √20 का मतलब आप जाते हैं 2 × 2 × 5। तो ये हो गया 2√5 यूनिट। अब आपको नंबर 3, लेंथ ऑफ सेगमेंट। लेंथ ऑफ सेगमेंट देखिए, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, पी क्यू आर, तो एक पी क्यू, दूसरा क्यू आर और तीसरा पी आर। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट पी आर। फार्मूला लिखेंगे, पी आर की लेंथ फाइंड करनी है। तो आर में से पी माइनस होंगे, आर में से पी। आर इज द सेकंड पॉइंट एंड पी इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में से देखो, फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट में से देखिए, फर्स्ट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा। अब यहां करली ब्रैकेट में वैल्यू पुट करना पड़ेगी। x3 की जगह 0 है, x1 की जगह -3, y3 की जगह 2 है और y1 की जगह -4 है। डायरेक्ट कर दीजिएगा, 0 + 3, 3 का स्क्वायर, 2 + 4, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 36। 36 + 9 45 हुआ। हम यहां पर कहेंगे कि मोड पी आर इज इक्वल टू √ 45 का मतलब है 3 × 3 9 × 5, 9 9 5 45। तो ये 3√5 यूनिट है पी आर। तो बेटा जी, अब रिजल्ट या कंक्लूजन क्या होगा? रिजल्ट की हेडिंग डालिए या फिर कंक्लूजन की हेडिंग डालिए। और इसका तरीका है, देखिए, आपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन करके बताना है। स्कोर करने के लिए जरूरी है कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो। तो आपने मोड पी क्यू फाइंड किया, 5√5 यूनिट। आपने मोड क्यू आर फाइंड किया, 2√5 यूनिट। आपने मोड पी आर फाइंड किया और ये 3√5 यूनिट। गौर कीजिएगा, मोड पी क्यू, मोड क्यू आर प्लस मोड पी आर के एडिशन के बराबर है। तो आर जो है उनके दरमियान कहीं होगा। हियर मोड पी क्यू इज इक्वल टू मोड पी आर प्लस मोड क्यू आर। एक्चुअली ये मोड क्यू आर जो है वो मोड आर क्यू है। तो देखिएगा, पी और क्यू एंड पॉइंट्स हो गए और आर इनके दरमियान है। पी से लेकर क्यू तक की लेंथ 5√5 है और क्यू से लेकर आर, आर कहीं यहाँ पर है, क्यू से लेकर आर तक की लेंथ जो है वो 2√5 है, जबकि पी आर की जो लेंथ है वो 3√5 है। इसका मतलब आर इन दोनों के कहीं दरमियान में है। तो हियर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी आर, यानी 5√5 इज इक्वल टू 2√5 प्लस 3√5। हेंस स्टेटमेंट क्या लिखोगे? तो लिखिएगा, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बेटा जी स्टेटमेंट क्या डालेंगे? हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेकंड में ये कहता है कि पॉइंट्स नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो उसने -10 को ए कहा है, 10 को बी कहा है और सी की जगह उसने एन 0 रूट दिया। तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखो, आपने यहां भी पी की जगह ए कह देना है, -10। बी की जगह
क्यू की जगह बी कह दीजिए 10, सी की जगह एन है 0√3 कर दीजिए। तो आपको यहां पर चेंज करना है बस। और आपके पास लेंथ ऑफ सेगमेंट है ए बी, लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो आपने वैल्यूज पुट कर दी। x2 की जगह 1 रखा, x1 की जगह -1 है इसलिए छोटी ब्रैकेट में होगा, y2 की जगह 0, y1 की जगह 0। तो आपके पास जनाब ये हुआ 2 का स्क्वायर, माइनस टू माइनस प्लस, प्लस 0। तो ये आपका 2 यूनिट हुआ मोड ए बी। तो मोड ए बी आपके पास आया 2 यूनिट। लेंथ ऑफ बी एन, सेगमेंट है बी एन, हेडिंग डालिएगा। और सिर्फ यहां वैल्यूज चेंज होंगी, मेथड तो वही है। x3 की जगह 0, x2 की जगह 1, y3 की जगह √3 और y2 की जगह 0। तो आपके पास ये हुआ -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। और ये आपका है मोड बी एन। तो मोड बी एन आपके पास हो गया 1 + 3, यहाँ स्क्वायर, ये हुआ 4। और आप जानते 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो ये 2, तो ये 2 यूनिट हो गया। लेंथ ऑफ ए एन उसी तरह फार्मूला लिखेंगे। किसी एक का भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो आपने मिडल ब्रैकेट यूज करना। ए एन का मतलब आप जानते हैं कि x3 में से x1 और y3 में से y1 माइनस होंगे, n के कोऑर्डिनेट्स में से a के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे। 0 माइनस -1, चुनाचे ये मिडिल ब्रैकेट बन जाएगी। y3 की जगह √3 और y1 की जगह 0, -2 माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर 1 है और √3 का स्क्वायर 3। तो ये आपके पास 4 हुआ। आप इसे 2 यूनिट लिख सकते हैं, मोड ए एन। अब रिजल्ट लिखना है। हमने जो फाइंड किए मोड ए बी वो था 2 यूनिट। मोड बी एन फाइंड किया और ये भी 2 यूनिट है। और मोड ए एन फाइंड किया, ये भी 2 यूनिट है। यानी तीनों लाइन सेगमेंट जो हैं उनकी लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब है अगर ये ए बी और ये सी होते, ए बी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तीनों साइड्स बनती एक ट्राइंगल की और ये ट्राइंगल होती इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या लिखेगा? सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ थर्ड line segment, therefore given points are not wholly। ये ना लिखिएगा कि मोड ए बी इज नॉट इक्वल टू मोड बी एन प्लस मोड ए एन, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मॉडल पेपर में भी आया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से उसने पॉइंट्स दिए हैं और इन पॉइंट्स को एल एम एन कहा है। इन पॉइंट्स की वैल्यूज इसने दी हैं 0√3, -1 0 और एन कहा है 1 0। 0√3 लेट कर लीजिएगा, -1 0 और 1 0। उसी तरह से लिखेगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला नंबर 1। अब ये कंफर्म है, वो कहता है शो दैट एल एम एंड एन फॉर्म एन इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इक्विलेटर ट्राइंगल की 3 साइड्स की लेंथ हमें फाइंड करना होगा। हेडिंग डालिएगा लेंथ ऑफ साइड
एल एम, और मोड एल एम उसी तरह से फार्मूला आप बना लीजिएगा। एम में से एल, एम में से एल माइनस करने हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की जगह आपके पास है -1, x1 की जगह 0। यहां मैंने मिडिल ब्रैकेट नहीं बनाई क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, जरूरत नहीं। प्लस y2 है 0 और ये है √3। तो जनाब ये -1 का स्क्वायर हुआ और वो -√3 का स्क्वायर हुआ, और हम जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो जनाब मोड एलएम है आपका √4, जिसे आप 2 यूनिट कह सकते हैं। स्टेप तो आप जानते हैं ना। नंबर 2, लेंथ ऑफ साइड एम एन, हेडिंग बनाइएगा। मोड एम एन, एन में से एम के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, तो ये होगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। x3 में से x2 माइनस करना है, और x2 आपका नेगेटिव है, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट बनाइएगा। x3 माइनस x1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो ना लिखिए, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो ये 2 यूनिट है। यहाँ भी नालायक उस्तानियों का एक प्रेजेंटेशन स्टाइल था, वो कहते 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अल्लाह के बंदे नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने मान लिया है कि कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये 2 का स्क्वायर है और होल पावर 1/2, होल पावर 1/2 है। तो 2 की पावर 2 को 1/2 से डबल पावर होने की वजह से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कटेगा, तो ये 2 आएगा। लेकिन आप अगर ये कहते हैं तो चलो गलत उलाम है, सही मान लेते हैं। बेटा एक्चुअली ये काम करवाने का मकसद यही है कि जो गलत काम करवा रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर लें, और जो बच्चे भी गलत काम कर रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर लें। एग्जाम में कैसे करना है ये आपको सिखाया जाए। नंबर 3, लेंथ ऑफ साइड एल एन, आप इसे एन एल भी कह सकते हैं। लेंथ ऑफ साइड ट्राइंगल थी ना, तो मोड एल एन होगा एन में से एल माइनस करना है, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 आपके पास है 1, x1 है 0, y3 है 0 और y1 है √3। तो आपके पास ये है जनाब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। 1 प्लस 3 4 होता है, और ये स्क्वायर ऑफ 2 है, इसके स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट आएगा। मोड एल एन। अब आखिरी मरहला है कंक्लूजन या रिजल्ट लिखने का। बड़ा आसान होता है, तीनों साइड्स की लेंथ को यहाँ पर आप लिख लें। मोड एल एम आपने फाइंड किया 2 यूनिट, मोड एम एन आपने फाइंड किया और ये भी कितना है 2 यूनिट। मोड एल एन, मोड एल एन आपने फाइंड किया और ये भी है 2 यूनिट। तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है। लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, दैट इज मोड एल एम बराबर है मोड एम एन बराबर है मोड एल एम। देयरफॉर, सिंस से स्टार्ट हुआ है, देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कीजिएगा, इसी तरह से तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कीजिए। जब आप कंक्लूजन की हेडिंग डाल के तीनों साइड्स की लेंथ लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो साइड्स बराबर है और तीसरी उनके बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ टू साइड्स, ये क्या है? लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, थ्री साइड्स,
और वहां क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, और वो दोनों साइड्स को आपस में इक्वल दिखा देंगे, तीसरे साइड को नॉट इक्वल कर दीजिएगा, नॉट इक्वल। यानी अगर यहाँ पर नॉट इक्वल है, तीसरी साइड को एंड में लिख दीजिएगा। दो साइड जो इक्वल है उन्हें पहले लिखिएगा, तीसरी साइड को आपने एंड में लिखना है। और फिर कह रहे हैं देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल नहीं है। चलिए मैं पूरा सॉल्व करता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं डू द पॉइंट्स ए बी सी दे रखे हैं, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। चेक कर लेते हैं क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, लेट कर लेंगे ए एक्स वन बाय वन इज इक्वल टू -1 टू बी एक्स टू बाई टू इज इक्वल टू 7 5 सी एक्स थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू 2 - 6 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। लगा बजा स्टाइल है। नंबर 1 लेंथ ऑफ साइड ए बी, साइड ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। मोड ए बी इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ करली ब्रैकेट बनेगी क्योंकि x1 -1 है, x2 की वैल्यू 7 है, x1 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 2 है। 8 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 64 प्लस 9। तो आपके पास ये हुआ मोड ए बी इज इक्वल टू √73 यूनिट। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात करें ना तो ये अगर रूट से निकलता भी हो तो नहीं निकालना, ये पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 2 लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड बी सी फाइंड करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सी में से बी माइनस करने हैं, वैल्यूज पुट कर दीजिए, या करली ब्रैकेट नहीं बनेगी, और ये आपके पास है -5 का स्क्वायर और ये है -11 का स्क्वायर। 25 प्लस 121, आपने इसे भी ऐड करके 146 ऐसे ही लिख देना है, रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 लेंथ ऑफ साइड AC और मोड AC का फार्मूला उसी तरह से बनाकर लिखना है, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि YouTube पर कुछ टीचर्स ने इसे बड़ी भद्दी प्रेजेंटेशन के साथ किया है, बड़ी घबराहट के साथ, ऐसे जैसे छपाई करना चाह रहे हो उस तरह से किया है। जिनको आप शेयर करेंगे कम से कम उन्हें अंदाजा तो होगा कि एग्जाम में करना कैसे है। और जाहिर है इन्हीं बच्चों ने आगे चल के प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल लेनी है, इनके कॉन्सेप्ट अगर खराब होंगे, यहाँ पर प्रेजेंटेशन खराब होगी तो आगे बड़ी बुरी तरह से नंबर वैल्यूज पुट कर दी। x3 की जगह 2 और x1 की जगह -1, तो जाहिर है ये मिडिल ब्रैकेट में जाएगा। y3 की जगह -6 और y2 की जगह y1 की जगह 2, आप इसे 2 + 1 3 कह सकते हैं, और ये आपका -8 का स्क्वायर है। इतनी स्टेप मिसिंग चलती है, तो आपका √73 है मोड AC। सबसे मुश्किल काम जो है इसका कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन की हेडिंग डालें, वैल्यूज लिख देंगे। मैं यूनिट की जगह सिर्फ यू लिख देता हूँ,
देखिए लग रहा है कि दो साइड्स की लेंथ बराबर है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अलावा क्या करना है? देखिए यहाँ इंप्लाइज दैट की अलामत डालिए और इन साइड्स का स्क्वायर लिखिए। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये जो है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 73 यू स्क्वायर होगा, यूनिट का स्क्वायर। ये आपके पास 146 यूनिट का स्क्वायर है, और ये आपके पास आएगा जनाब मोड ए सी स्क्वायर लेने पर 73 यूनिट का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसकी दो कंसिक्यूटिव साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और बकिया दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है। किसी ट्राइंगल के दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और तीनों एंगल के सम को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अच्छा, एक एंगल 90 डिग्री है, इसे राइट एंगल कहते हैं, और ये दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए इन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, और पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ का स्क्वायर बकिया दोनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर्स के एडिशन के बराबर होता है। एक साइड का लेंथ का स्क्वायर बकिया दोनों साइड्स के लेंथ के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो आपने लिखना है हियर मोड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए बी स्क्वायर प्लस मोड ए सी स्क्वायर। ये भी लिख दें अगर चाहें तो 146 इज इक्वल टू 73 प्लस 73। ये पैथागोरस थ्योरम है कि राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ का स्क्वायर हमेशा बकिया दोनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, लेंथ की स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे विच इज अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, hence given triangle is a right angle triangle, hence given triangle is a right angle triangle। यूं भी लिख सकते हैं hence given triangle is an isosceles right angle triangle, hence given triangle is an isosceles right triangle। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है if the points A, B and C determine an equilateral triangle, कहना चाहिए था form an equal triangle, find the values of K, K की वैल्यूज फाइंड करें। तो सॉल्व करने का तरीका वही पुराना, लेट कर लेंगे ए एक्स वन वाई वन को C1, बी एक्स टू वाई टू को 9 1, और C x3 y3 को 6 के। Given that triangle ABC is an equilateral triangle, इसे दे रखा है, therefore we can say that mod AB is equal to mod BC is equal to mod AC। लेट कर लीजिए यहां पर मोड ए बी मोड ए सी के बराबर, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मोड ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लिखिए। मोड ए बी का डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और मोड ए सी का फार्मूला होगा x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट करने के लिए
बेटा इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखिएगा, इस इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल। x2 की जगह 9, x1 की जगह 3, y2 की जगह 1, y1 की जगह 1, x3 की जगह 6 और x1 की जगह 3, y3 की जगह k और y1 की जगह 1। तो आपके पास ये हुआ 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हुआ 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए अगले स्टेप में 6 का स्क्वायर और इसको आप लिखेंगे 9 और इसको खोल लेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आता होगा। 3 का स्क्वायर 9 है और इसको खोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया आपने तो यहाँ पर हवाला दे दे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, या आपके पास ये हुआ के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 9 प्लस 1 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, मजबूरी है, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिए तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है और ये के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10। इस वैल्यू को उधर ले जाइए तो यहाँ जीरो बचेगा। के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 10 माइनस 36। तो मैं यहां इसे मिटा देता हूं। रहने भी देता कोई हर्ज नहीं है। यहाँ करते हैं के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 26। अच्छा अगर आप यहाँ शुरू में ही 6 के स्क्वायर को रूट में ही 36 लिख देते तब भी कोई फर्क नहीं था, लेकिन ना लिखे, ठीक है कर लिया तो अच्छा है। आपने चैप्टर 4 की फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखा था। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है कि आपने इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपके पास 26 आएगा। 26 के फैक्टर्स 2 और 13 होंगे और बेटा 2 और 13 को आपस में माइनस करके 11 तो लाया जा सकता है, 2 नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई नहीं होगा। आप फैक्टराइज नहीं करेंगे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 26। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की। तो फार्मूले में आपको यहाँ मेंशन करना होता है कि रूट्स किसके फाइंड करने हैं। आपने k की वैल्यूज फाइंड करनी है तो k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ आपने माइनस बी की जगह वैल्यू -2 रखनी है, ए की जगह 1 और सी की जगह -26 होल डिवाइड बाय 2a, ए की जगह 1। तो k इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस अंडर +2 का स्क्वायर +4 प्लस 4 को -26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए 4 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा सीधा 100 हुआ। अब 26 से मल्टीप्लाई करना था और 25 से वो एक नंबर ज्यादा है तो आपके पास ये 104 हुआ। कॉमन सेंस यूज कर लीजिएगा, कैलकुलेटर ना यूज किया करें। 108 डिवाइडेड बाय 2। अब 108 के फैक्टर्स कर लीजिए। 5 4 2 7 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो आपके पास यहाँ पर 108 की जगह 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखना है आपने। ये पेयर बना, ये पेयर बना
तो ये बाहर आ जाएगा 2 × 3 √3। यानी अगर आप चाहें तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, या चलिए रहने 2 + 6 √3 ÷ 2। अब दो तरीके हैं। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। के की इन वैल्यूज पर गिवन पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। फॉर दीज वैल्यूज ऑफ के गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। For these values of k, given points can form a right angle. Can form a right angle. अच्छा, दूसरा तरीका, एक तो कॉमन लेके कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, आप एलसीएम ब्रेक कर लीजिए। दोनों तरीके आपको आते हैं। 2 3s are 2 1s are, तो ये आपका 1 ± 3 √3। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। शो दैट द पॉइंट्स P, Q and R are the vertices of a scalene triangle। vertices का मतलब होता है कोने। तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, लेट कर लीजिए Px1y1 = 1 2, Qx2y2 = 3 4 और Rx3y3 = 0 - अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। एक ही सेटअप है। नंबर 1, लेंथ ऑफ साइड PQ। लेंथ ऑफ साइड PQ की हेडिंग डालिए और फार्मूला लिखिए, मोड PQ = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, x2 की जगह 3, x1 की जगह 1, y2 की जगह 4, y1 की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 + 4 8 हुआ। अब जानते हैं कि 8 होता है 2 × 2 × 2, पेयर बना, और मोड PQ की वैल्यू आपके पास आई 2 √2 यूनिट। नंबर 2, लेंथ ऑफ साइड QR की हेडिंग डालिए। लेंथ ऑफ साइड QR फाइंड करना है तो मोड QR का फार्मूला बनाइए। R में से Q माइनस होंगे, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है, x3 की जगह 0, x2 की जगह 3, y3 की जगह -1 और y2 की जगह 4। तो ये आपके पास हुआ -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका पास हुआ √34 यूनिट। मोड QR। नंबर 3, लेंथ ऑफ साइड बड़े प्यार के साथ PR। फार्मूला बनाएंगे, मोड PR = R में से P निकालने हैं, x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। x3 की जगह आप रखेंगे 0 और x1 की जगह 1, y3 की जगह -1 और y1 की जगह 2। रूट से बाहर नहीं आ रहा। सबसे अहम मरहला है कंक्लूजन लिखने का, रिजल्ट लिखने का। सिंस मोड PQ है 2 √2 यूनिट,
मोड क्यू आर है √34 और मोड पी आर है √10। देखिए तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है। लेंथ ऑफ साइड्स आर नॉट इक्वल। That is, mode PQ is not equal to mode QR and it is not equal to mode PR. Therefore, given triangle is an isosceles triangle proved. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के। बकिया क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूं, लेकिन इनके प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए सर शहीर ने अपनी क्लास रिकॉर्डिंग करवाई है और हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया है। तो सर शहीर के लेक्चर से आप हेल्प ले सकते हैं एक्सरसाइज 16.2 के बकिया क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं और कहते हैं शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। देखिए अगर ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी एक स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, लेट करना है ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री और डी एक्स फोर वाई। फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। और नंबर 1 लेंथ ऑफ साइड ए बी फाइंड करनी है, फिर लेंथ ऑफ साइड बी सी फाइंड करनी है, फिर लेंथ ऑफ साइड डी सी फाइंड करनी है, या सी डी बोल दो एक ही बात। लेंथ ऑफ साइड डी सी फाइंड करोगे तो इसमें से ये माइनस होंगे। उसके बाद आपने लेंथ ऑफ साइड ए डी फाइंड करनी और आपको लगेगा कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी ये क्वाड्रिलेटरल या चार कोनों वाली जो शक्ल है ये रोम्बस भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। तो आप ये कहेंगे कि चूंकि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं इसलिए ये या तो स्क्वायर है या रोम्बस। रोम्बस आप जानते हैं ना, वो भी स्क्वायर की तरह होता है, चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल्स की लेंथ जो है वो बराबर नहीं होती और स्क्वायर में डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। तो आपने चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करने के बाद लिखना है कि चारों साइड्स की लेंथ बराबर है, इसलिए या तो ये फिगर रोम्बस है या स्क्वायर है। अगर ये रोम्बस है तो इसके डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं होगी, और अगर ये स्क्वायर है तो इसके ये दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी की लेंथ बराबर होगी। फिर आपने डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करने के लिए अप्लाई करना है और लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी की हेडिंग डालनी है, ये पांचवी हेडिंग होगी। और मोड एसी फाइंड करना है, कैसे, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 डिस्टेंस फार्मूला रहेगा। इसी तरह लेंथ ऑफ डायगोनल बीडी फाइंड करना है, मोड बीडी इज इक्वल टू अंडर x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर, और ये लेंथ फाइंड कर लेनी है। मोड एसी आपने फाइंड कर ली, मोड बीडी आपने फाइंड कर ली, ये दोनों बराबर निकलेंगी। तो आपने फिर लिखना है सिंस length of diagonals is equal, that is mode AC is equal to mode BD, therefore given points are the vertices of a square। यानी ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये स्क्वायर के कोने हैं, वर्टेक्स की जमा होता है वर्टाइसिस। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स, चार पॉइंट से दिए हैं, डू डिटरमाइन अ स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर बनाते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। यानी चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करके इक्वल साबित करनी है और कहना है कि या तो फिगर रोबस है या फिर स्क्वायर है। उसके बाद दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करें और ये दोनों साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर हो जाएगी और आप कह सकेंगे कि गिवन फिगर इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसके चारों साइड्स की लेंथ और दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 शो दैट द पॉइंट्स, चार पॉइंट्स ये हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल।
साबित करना है तो रेक्टेंगल की भी उसी तरह से चार साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेंगे, ए बी सी डी, जैसे स्क्वायर किया है। लेकिन आपको पता चलेगा कि मोड ए बी और मोड डी सी आपस में बराबर है। इसी तरह से मोड बी सी और मोड ए डी आपस में बराबर है। अब या तो ये पैरेललोग्राम हो सकती है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। या तो ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। अगर पैरेललोग्राम को देखो तो उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, और अगर आप यहाँ देखें तो इसके डायगोनल्स की लेंथ जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर अगले मरहले में, पहले मरहले में क्या करना है बेटा, लेट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले से चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। और फिर उसके बाद आपने कहना है द फिगर इज आइदर rectangle or parallelogram. If it is rectangle, then the length of its diagonal should be equal. तो फिर आपने दोबारा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और मोड ए सी और मोड बी डी फाइंड करना है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मोड ए सी और मोड बी डी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से 6 डिस्टेंस फाइंड करने हैं। और आखिर में कहना है कि दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसलिए ए बी सी डी फॉर्म आ या गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे आखिर में, गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ रेक्टेंगल या गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये 6 डिस्टेंस फाइंड करने लंबा काम है। क्वेश्चन नंबर 11, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दे रखें, फॉर्म द वर्टाइस ऑफ अ पैरेललोग्राम। जब आप पैरेललोग्राम फाइंड करना चाहें ना तो आपको बड़ी बचत है, याद रखिएगा बड़ी बचत है। पैरेललोग्राम में आपको सिर्फ चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी, डायगोनल बिल्कुल फाइंड नहीं करने। अगर आप फाइंड कर लेते हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप शो कर देते हो कि अपोजिट साइड्स की लेंथ तो बराबर है लेकिन डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं है, और वो डिटरमाइन करोगे। इस तरह आपके पास ये जो चारों पॉइंट्स दिए गए हैं, साबित हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट्स बनाते हैं क्या, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क ये है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ दोनों में बराबर होती है, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती। तो आपने इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। बकिया क्वेश्चन सर शहीद के लेक्चर को इसे देख लीजिएगा। अगली एक्सरसाइज यानी 16.3 में मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, और मैंने इसका शुरू में इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। तो बड़ा आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 16.3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये फार्मूले की प्रैक्टिस है बस, एग्जाम में सेक्शन सी में नहीं आएगा। फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो आपको जो पॉइंट्स दिए हैं वो है ए 2 6 और बी -4 a। उसी तरह सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे, लेट कर लीजिएगा। ए x1 y1 इज इक्वल टू 2 6, बी x2 y2 is equal to -4a if cxy is the midpoint of AB, लाजमी लिखेगा। Then by using midpoint formula, that is midpoint formula क्या है, cxy is equal to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2। वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 की जगह 2 और x2 की जगह -4, y1 की जगह 6 और y2 की जगह 8। तो आपके पास ये होगा 2 - 4 2 होगा, और 6 + 8 14 होगा। शॉर्ट स्टेपिंग की है, प्लस इंटू माइनस माइनस है। 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो 1,7 आपके पास मिड पॉइंट फार्मूले से, मिड पॉइंट फार्मूले की मदद से मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से बकिया 3 पार्ट्स आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा क्वेश्चन है।
कहते हैं फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर a -5 6 एंड b 3 - 4। याद रखो कि सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो दोनों एंड्स को सर्कल के जोड़ती हो, इस लाइन की लेंथ को डायमीटर कहते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, ये ए और ये बी। सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है, मैं सेंटर ऑफ सर्कल को सी कह देता हूँ। तो यहाँ भी सॉल्यूशन में आपने लेट करना है ax1y1। चलिए यहाँ कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, देखो आसानी हो जाएगी। 2 यहाँ कर लेता हूँ। एंड पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो a -5 6 है और b 3 - 4। तो आपने a और b को x1 y1 और x2 y2 मान लेना है। आपने वैल्यूज पुट करनी, यहाँ वैल्यूज पुट करनी। -5 +3 और ये क्या होगा 6 +-4। तो आप जानते हैं ये -2/2 है। 3 में से 5 निकले तो -2 आता है। 6 में से 4 माइनस हो तो 2 आता है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ द सर्कल आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3 4। तो आप लिखेंगे लेट द सॉल्यूशन के बाद लेट द सेंटर ऑफ सर्कल इज CXY, दैट इज, ये दे रखा है आपको CXY 3 4 एंड end points of the diameter are ax1 y1 px2 y। कहते हैं द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 3 4 एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज 4 6। फाइंड द पॉइंट ऑफ अदर एंड, दूसरे एंड का पॉइंट 1। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, स्टेटमेंट देंगे और इसके दो हिस्से करें। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ हेडिंग डालेंगे वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला है x1 + x2/2 और वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला है y1 + y2/2। वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू देखिए 3 है, x1 की वैल्यू 4 है, x2 फाइंड करना है। ये इधर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 = 4 + x2। तो ये इधर आ गया तो आपका 6 - 4 = x2 या 2 = x2। ये आपका एक आंसर आ गया। यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 4 लिखेंगे, y1 की वैल्यू दे रखी है 6, ये 2 इधर आके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 = 6 + y2, ये इधर आ गया तो 8 - 6 = y2 या y2 = 2 लिखेगा। अब रिजल्ट लिखना है, हेंस px2y2 = x2 की वैल्यू यहां से लेंगे और y2 की वैल्यू ये तीनों क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चंस है, सेक्शन सी में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। मेरा ख्याल है कि सेक्शन सी में इसका क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ सर्कल हैज अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स a -3 4 एंड b 11 6। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, दो काम करने हैं, सेंटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है। उसी तरह से आप लिखेंगे ax1y1 जो है -3 4 है और bx2y2 11 6।
तो यहां लिखेगा इफ सी एक्स वाई इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल which is the midpoint of diameter AB. Then by using midpoint formula लिखेंगे, बस वैल्यू तो बदलनी है आपको। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x1 की जगह -3 और x2 की जगह 11, y1 की जगह 4 और y2 की जगह 6। 11 में से 3 निकल जाए तो 8 और ये दोनों ऐड हो जाए तो 10। तो इसके सेंटर की वैल्यू जो है इन्हें कैंसिल कर दीजिएगा, 4, 5 सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो देखिए सर्कल ये इसका सेंटर है और ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। सेंटर को सी कहा है। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो या तो मोड ए सी होगा या मोड सी बी होगा, या फिर यूं भी कर सकते हैं कि मोड ए बी फाइंड करके उसे 2 से डिवाइड कर। क्योंकि गिवन पॉइंट्स आपके पास ये हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा फॉर द सेंटर ऑफ सर्कल। ये इसकी खूबसूरती है, आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा फॉर द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब हेडिंग डालिएगा फॉर द रेडियस ऑफ सर्कल। क्योंकि आपको गिवन पॉइंट्स हैं ए और बी, इसलिए रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो मोड ए बी अपॉन 2 होगा। और मोड ए बी के लिए फार्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के आधे को क्या कहते हैं, आधे को क्या कहते हैं, रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने का एक तरीका ये है कि आप सिंपली मोड ए सी फाइंड कर लें या सिंपली मोड सी बी फाइंड कर लें, या फिर आप क्या करें, दोनों पॉइंट्स को दे रखें ए और बी, उनका डिस्टेंस फाइंड करके 2 से डिवाइड कर लें, यानी डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस है। यहाँ पर लिखें, साइड पर लिखें मोड ए बी इज इक्वल टू डायमीटर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या करली ब्रैकेट बनाना पड़ेगी। x2 की जगह आप लिखेंगे 11 और x1 की जगह -3, y2 की जगह आप लिखेंगे 6 और y1 की जगह 4। वैल्यूज पुट कर दी अपॉन 2, तो अंडर 11 प्लस 3 14 होता है और 6 माइनस 4 2 होता है, होल डिवाइड बाय 2। 14 का स्क्वायर 196 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, होल डिवाइड बाय 196 प्लस 4 200 हुआ, डिवाइडेड बाय 2। रेडियस फाइंड करें, तो रेडियस आपके पास आया रूट के अंदर 200 का मतलब है 10 इंटू 10 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 10 इंटू 10 बाहर आ गया, 10 रूट 2 अपॉन 2, 2 5s आर 10, तो आर की वैल्यू आपके पास 5 रूट 2। यूनिट 2 के कोई नहीं पता, इसलिए आप यूनिट 2। तो मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज का ये वाहिद क्वेश्चन है तो सेक्शन सी में आ सकता है। यानी 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 16.2 के पहले 6 क्वेश्चंस और पहले 5 क्वेश्चन भी कर ले शुरू के क्वेश्चंस, और 16.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरा गैस है कि सेक्शन सी में ये तैयार कर लीजिएगा, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। डिटेल के लिए मैंने बहुत डिटेल से करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो हमारी वीडियो मौजूद है, उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी आदतों का ख्याल रखिएगा। दिन कम है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, आपको हार्ड वर्क करना है। ईद भी आ रही है, ईद भी मनानी है। मैं तो भाई आपके साथ हूँ, एग्जाम तक नहीं, हमेशा आपके साथ हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।